तो लेट्स स्टार्ट फर्दर। हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में सीखा था कि हाउ टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन, और वो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड अकोमोडेशन का ये चार्ट भी हमने अच्छे से समझा था। और दूसरा हमने 9B2 सीखा था, वैल्यू ऑफ कंसेशनल अकोमोडेशन। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस निकाल लेनी है, उसमें से अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय टुवर्ड्स अकोमोडेशन माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो रह जाता है दैट इज वैल्यू ऑफ कंसेशनल अकोमोडेशन आ जाता है। अब आ जाता है 9B3, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर। व्हाट इज ऑब्लिगेशन? ऑब्लिगेशन होता है कि पर्सनल ड्यूटीज, मेरी पर्सनल ड्यूटी है बट दैट पर्सनल ड्यूटी इज बीइंग पेड बाय द एम्प्लॉयर। जब मेरी पर्सनल ड्यूटी एम्प्लॉयर पे करता है तो इट इज नोन एज ऑब्लिगेशन, लेकिन पेमेंट एम्प्लॉयर करेगा तभी, और ओनली भी मेरी पर्सनल ड्यूटी थी दैट देन इट कम्स टू बी ऑब्लिगेशन। जैसे डोमेस्टिक गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, मेरे नाम पर है बट पेड बाय द एम्प्लॉयर है। गैस मेरे नाम पर है, कनेक्शन मेरे नाम पर है, पेड बाय एम्प्लॉयर है, इट इज गोइंग टू बी ऑब्लिगेशन। और जितनी उसने पेमेंट करी है इट इज गोइंग टू बी फुली टैक्सेबल। फिर डोमेस्टिक कुक सर्वेंट एम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉय बट पेड बाय द एम्प्लॉयर। घर पे सर्वेंट रखा है मैंने, डोमेस्टिक हेल्प रखी है, कुक रखा है, लेकिन पेड बाय एम्प्लॉयर है। एजुकेशन एंड एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन पेड बाय और रिइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर। जो भी एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं पेड बाय द चिल्ड्रन है, इट इज टू बी चिल्ड्रन के भी मेरे मैंने पे करने थे। मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो बच्चों की जो स्कूल फीस है मैंने देनी थी, लेकिन पेड बाय एम्प्लॉयर है, तो इट इज गोइंग टू बी फुली टैक्सेबल। इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। इनकम टैक्स प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर है, ये भी फुली टैक्सेबल है। राशन बिल ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर है, तो ये भी फुली टैक्सेबल है। कोई और पर्सनल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर है तो वो भी फुली टैक्सेबल है। पर्सनल कार एक्सपेंसेस ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर। कार मेरी है, घर के लिए चला रहा हूँ, लेकिन खर्चा कंपनी बेयर करती है, तो इट इज आल्सो फुली टैक्सेबल। एनी अदर पर्सनल बिल ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर, जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया या कोई और बिल हो गया। जनरली ये 7 आती हैं, इसीलिए हमने ये 7 के 7 लिख दिए कि ये 7 क्वेश्चन में होते हैं। ये 9B3 था। ये 9B3 मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने अपने कैटेगराइजेशंस कर रखी हैं। 7 हमने पहले दिन किए, 8th में हमने अलाउंसेस किए, 9th में हम परक्विजिट कर रहे हैं। तो 9A जो था वो फुली एग्जम्प्टेड परक्विजिट था, अब 9B आ गया फुली टैक्सेबल परक्विजिट्स। 9B 3 हो गए हैं, अब 9B4 LIC प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर on the policy taken by the employee। पॉलिसी एम्प्लॉय ने ली थी LIC की, लेकिन उसका जो प्रीमियम है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो जितना प्रीमियम एम्प्लॉयर पे कर रहा है दैट इज गोइंग टू बी फुली टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉयज, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे सेमी गवर्नमेंट है, चाहे प्राइवेट है, इट इज टैक्सेबल टू ऑल एम्प्लॉयज। देन 9B5, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट विच आर लेस देन 10 years ऑफ लाइफ इज टैक्सेबल एज फॉलोज। अगर 10 ईयर से ज्यादा की लाइफ वाला ट्रांसफर किया, जैसे 11 साल पुरानी गाड़ी दे दी, इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। लेकिन 5 साल पुरानी गाड़ी दे दी, इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। कैसे निकलेंगे? एसेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालनी है। कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर 50% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगता है। कार है तो 20% ऑन WDV मेथड लगेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और इसके अलावा कार, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी एसेट हैं उनके ऊपर 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड और एक्चुअल कॉस्ट लगेगी। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज फॉर कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स ओनली एंड मंथ्स आर इग्नोर्ड। अगर 2 years 5 months हैं तो 2 years ही लेंगे, 5 months छोड़ देंगे। 2 years 11 months हैं तो 2 years ही लेंगे, 11 months इग्नोर कर देंगे। ये हमारा रूल है, ऐसे करना है हमने। तो वो जब करता है तो हम उसको वर्कआउट करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18। ABC Limited sold the following movable asset to one of the employees in December 21, हमारे प्रीवियस ईयर में। सबसे पहले कार की बात करते हैं। कार उसने एम्प्लॉय ने खरीदी थी, एम्प्लॉयर ने खरीदी थी 10/10/2019 को। कंप्लीटेड ईयर्स की डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 10/10/2019 को 5 लाख की कार खरीदी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगी 20% फर्स्ट ईयर की,
तो ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगेगा, तो 1 लाख की कार के ऊपर डेप्रिसिएशन लगी, तो जो वैल्यू बची 4 लाख वैल्यू बच गई 10/10/2020 को। अब जो 10/10/2020 को ये वैल्यू बची है 4 लाख, इस पे फिर डेप्रिसिएशन लगेगी पूरे साल की। 20% डेप्रिसिएशन लगा दी, 4 लाख का 20%, इट विल बी 80,000। तो वैल्यू आ गई मेरे पास 320, 10/10/21 को। कार वॉज सोल्ड टू एम्प्लॉय ऑन दिसंबर 21, तो अभी 3 महीने का और डेप्रिसिएशन बनती है, बट हमने कहा था कि मंथ्स की डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी, मंथ्स विल बी इग्नोर्ड, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स की डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, दिसंबर 21 तक नो डेप्रिसिएशन, 3 महीने की। तो इट विल बी सोल्ड टू एम्प्लॉय। कितने में बेचती, देखो मार्केट प्राइस भी दे रखा है, कॉस्ट भी दे रखी है, कॉस्ट से तो हमने डेप्रिसिएशन निकाली, लेकिन 3,20,000 की कार थी, एम्प्लॉय को तो 160 की दे दी, तो 320 वाली चीज एम्प्लॉय को 160 की दे दी, तो एम्प्लॉय को बेनिफिट हो गया, कितने का बेनिफिट हो गया, एम्प्लॉय को बेनिफिट हो गया 160 का। जो बेनिफिट हो गया वो टैक्सेबल है। अगर ये नेगेटिव बच जाती वैल्यू, 320 की कार है, एम्प्लॉय को 4 लाख की देता मैं, तो नेगेटिव 80,000 हो जाता, बेनिफिट नहीं होता, एम्प्लॉय को लॉस होता। इन दैट अ केस दिस परक्विजिट इज नॉट टैक्सेबल। परक्विजिट तभी टैक्सेबल होता है if there is a benefit to the employee. If there is no benefit to the employee, perquisite is not going to be taxable. तो ये हमारा प्रोविजन मोटर कार के साथ है। अभी टीवी भी है इसमें, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम की कैटेगरी में आएगा, इसको 50% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएट। फिर इसके नीचे फर्नीचर है, 15 अप्रैल 20 को खरीदा, इसके ऊपर भी हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन इसके ऊपर 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर 1 ईयर। पूरा साल की होएगी तो लगाएंगे, अगर पूरे साल की नहीं होएगी तो नहीं लगाएंगे। पूरे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगानी है, जिस डेट से बाय किया वहां से नेक्स्ट ईयर तक। तो अभी आप ये करके देखें। इसके बाद एक और पॉइंट 9B6, इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय मोर देन 20,000। अगर 20,000 तक का लोन है फिर तो नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल, बट व्हेन द अमाउंट ऑफ लोन इज मोर देन 20,000, जैसे 1 लाख का लोन ले लिया, फिर वो बेटा आपका टैक्सेबल होएगा। लेकिन अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए देन एग्जम्प्टेड है, एज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, सपोज करो 1 लाख का लोन लिया था, 60,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है 40,000, दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ठीक है जी। तो मेडिकल ट्रीटमेंट तक का जितना अमाउंट, मेडिकल ट्रीटमेंट डबल लोन नहीं ले सकते, मतलब जैसे मैं आपको बताता हूँ मेरे कि 1 लाख का मैंने लोन लिया एम्प्लॉयर से, 60,000 का मुझे इंश्योरेंस क्लेम भी मिला, तो जो 60,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला और जो 60,000 रुपीज एम्प्लॉयर से भी मिला, तो डबल लोन हो गया। तो जो 60,000 इंश्योरेंस क्लेम से मिला, दैट अमाउंट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। फिर 60,000 पे हम और इंटरेस्ट निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ। फॉर एनी अदर पर्पस टैक्सेबल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। एसबीआई की रेट लेनी है, उसमें से एम्प्लॉयर की रेट माइनस कर देनी। सपोज करो कार का रेट है एट प्रेजेंट 8.4, लेकिन एम्प्लॉयर मुझे कार के लिए लोन दे रहा है एट 6.4, तो मुझे बेनिफिट कितना हो रहा है, आई एम गेटिंग ए बेनिफिट ऑफ 2%। मैंने 4 लाख का लोन लिया है, 4 लाख इज द अमाउंट ऑफ लोन, इंटू 2% इज द बेनिफिट, और जितने महीने प्रीवियस ईयर में थे, तो पिछले साल 1 अप्रैल से ले रखा है तो 12/12, 1 सितंबर से लूंगा तो 7/12, जैसे भी होएगा। तो इस केस में जो अमाउंट टैक्सेबल आएगा दैट विल बी 8,000। तो ये आपको मैंने समझाया और दोबारा भी कराऊंगा। और इसमें एक और चीज का ध्यान रखना बेटा, एक बार क्वेश्चन में आ गया कि इंटरेस्ट फ्री लोन गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अब स्टूडेंट मुझे कहता है कि सर आपने तो मुझे बताया था कि एसबीआई का रेट भी दिया होगा, एम्प्लॉयर का भी रेट दिया होगा, उसमें एसबीआई का रेट था लेकिन एम्प्लॉयर का रेट नहीं था। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट फ्री लोन, मतलब एम्प्लॉयर की रेट इज 0, एम्प्लॉयर इज नॉट चार्जिंग एनी अमाउंट ऑफ लोन, तो एम्प्लॉयर की रेट 0 है। इसलिए आपने अगर इंटरेस्ट फ्री लोन लिखा है तो आपने समझ जाना है कि इट इज नथिंग इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, ऑन 1 जुलाई 2021 मिस्टर
X took a loan from his employer company for rupees 6 lakh for purchase of a motor car at the rate of 6.5% per annum. SBI की रेट है 10% पर annum. तो टैक्सेबल अमाउंट निकाल लिया, अमाउंट ऑफ लोन 6 लाख, डिफरेंस है 10%, एसबीआई की रेट है, एम्प्लॉयर की रेट 6.5 है, तो डिफरेंस इज 3.5% इंटू 9/12, 9 मंथ्स हो गए, 1 जुलाई 21 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, इट इज ए पीरियड ऑफ 10 मंथ्स, सॉरी 9 मंथ्स. तो ये हमने अमाउंट निकाल लिया, ये 15,750. दिस इज गोइंग टू बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड. एक्ट बेटा इसके आगे भी बढ़कर बात करता है कि एम्प्लॉई सपोज करो लोन वापस कर रहा है मंथली पेमेंट मोड पे. अगर मंथली रीपेमेंट कर रहा है तो एक्ट कहता है कि जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जैसे 30 अप्रैल को जो बैलेंस है लास्ट डे ऑफ द मंथ, उस पे इंटरेस्ट लगाना है. फिर 31 मई को वन वन मंथ का लगता रहेगा. फिर ऐसे करके बेटा टोटल आपने इंटरेस्ट निकाल कर पूरे साल का निकालेंगे अलग अलग करके, फिर उसको टोटल करेंगे, फिर आएगा. तो एक्ट तो पूरी डिटेल्ड प्रोविजंस देता है, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, क्योंकि हमें सैलरी निकालनी है, हमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन ही नहीं निकालना. एक्ट कहता है कि इफ एम्प्लॉय इज पेइंग repaying the loan in monthly installment, then interest will be charged on the outstanding amount on the last day of the month. तो last day of the month पे जो अमाउंट होएगा उसके ऊपर 3.5 इंटू 1/12 करते हुए हम हर महीने का इंटरेस्ट निकालते चले जाएंगे, और वो टोटल 12 का 12 जोड़ लेंगे, 12 के 12 जोड़कर जो अमाउंट आएगा दैट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल. तो ये बेटा हमारा प्रोविजन कहता है. आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत.